नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उसी दौर की अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। उसी दौर का मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, मैं बार-बार उसे रिपीट नहीं करना चाहता। बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये वो दौर था जब अपराध और अपराधी अपने चरम पर थे। आज का वाक़या 23 मई 1997 का है। थाना है हुसैनगंज और ज़िला है लखनऊ। हुसैनगंज बीच शहर का घनी आबादी वाले क्षेत्र में बसा हुआ थाना है। उसका कैचमेंट एरिया भी बहुत घनी और पुराने शहर की आबादी वाला एरिया है। वहाँ पर दो लड़कियाँ आईं थाने पर। एक की उम्र 15 साल और एक की उम्र 12 साल। उन दोनों के बाल आड़े तिरछे कटे हुए थे। ऐसा लग रहा था किसी ने ज़बरदस्ती बिना लड़कियों की मर्जी के ये बाल आड़े तिरछे काट दिए हैं, जैसे अनाड़ी कभी कोई बाल काट दे उस तरह से बाल कटे हुए थे। उन्होंने आके अपनी बात बतानी शुरू की इंस्पेक्टर हुसैनगंज को। पहले तो हुसैनगंज के इंस्पेक्टर ने पूछा कि भाई ये बाल को तुम्हारे क्या हो गया? फैशन में तो ये बाल हैं नहीं, ये क्या बात है? कैसे काटे हैं या कटवाए हैं तुमने? ये सुन के वो दोनों लड़कियां रोने लगीं और फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने बताया कि साहब हम लोग असमिया लड़कियां हैं, आसाम की रहने वाली हैं। बहनें नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हैं दोनों ही आसाम की। उनका मतलब नॉर्थ ईस्ट से था शायद, और अपने को आसाम की बता रही थी। फिर जो लड़कियों ने दास्तान अपनी बताई, इंस्पेक्टर ने फौरन थाने पर तैनात दो महिला कांस्टेबल्स को बुलाया और उनसे कहा कि इनसे ज़रा इन लड़कियों से बात करो। ये पूरी बात या तो बता नहीं पा रही हैं या अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं। मेरा पूछना ठीक नहीं है, तुम इनसे पूछ के बताओ बात क्या है। काफ़ी देर तक उन दो महिला कांस्टेबल्स ने उन लड़कियों से बात की। बात करने के बाद वो सीधे इंस्पेक्टर के पास आईं और बोली, सर पहले इन दोनों का मेडिकल करवा लिया जाए ताकि ये जो बात बता रही हैं वो सही है या गलत है, इसका निर्धारण किया जा सके। इंस्पेक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है, रवानगी कराइए इनको लेके झलकारी बाई महिला चिकित्सालय जो हजरतगंज चौराहे पर है, वहाँ पर ले जाइए और इनका मेडिकल कराइए। दोनों महिला कांस्टेबल्स उन दोनों लड़कियों को लेकर झलकारी बाई महिला चिकित्सालय गईं। वहाँ जो अटेंडिंग डॉक्टर मौजूद थीं, उनको बताया कि डॉक्टर साहब इन दोनों का मेडिकल सिर्फ प्राइमा फेसी एक मेडिकल कर दीजिए कि इन दोनों में ये दोनों प्रेग्नेंट हैं अथवा नहीं हैं। उन्होंने कहा ये बहुत छोटी सी बात है, मैं इसको अभी तुरंत प्राइमा फेसी एग्जामिनेशन के बाद बता दूंगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया कि ये जो बड़ी लड़की है जिसकी उम्र आप 15 साल बता रही हैं और है भी शायद ये 13-14 साल की या 15 साल की, ये तो 3 महीने की प्रेगनेंसी है इसको। दूसरी जो 12 साल की है उसको प्रेगनेंसी तो नहीं है, बट ये बुरी तरह से सेक्सुअली असॉल्ट की गई है और मैं तो ये चाहूँगी कि आप प्रॉपर इनका जो मेमो होता है वो लेकर आएँ और इनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएं। दोनों महिला कांस्टेबल इन दोनों लड़कियों को लेकर फिर से इंस्पेक्टर हुसैनगंज के पास गईं और उन्होंने बताया कि मैंने इनका प्राइमरी मेडिकल चेकअप कराया है। जो ये 15 साल की लड़की है ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है और दूसरी के बारे में भी डॉक्टर ने बताया है कि बहुत बुरी तरह से सेक्सुअली असॉल्ट की गई हैं। इनके साथ बहुत विभत्स तरीके के का दुष्कर्म हुआ है और इन्होंने जो किस्सा बताया है उसके हिसाब से हमें फ़ौरन उस घर को रेड करना चाहिए,
वरना अगर ये बात पता लग गई कि ये थाने पर आई हैं तो वो लड़के मिलेंगे नहीं जिन्होंने इन दोनों के साथ ये दुष्कर्म किया है। इंस्पेक्टर हुसैनगंज ने फौरन कहा कि बिल्कुल ठीक है। एक कांस्टेबल लिए, इंस्पेक्टर हुसैनगंज खुद थे। वो दोनों लड़कियां और महिला कांस्टेबल्स अपनी थाने की जीप से पहुंचे वहां पर। अपने ही थाना क्षेत्र के भुइयन देवी का मंदिर एक बड़ा फेमस जगह है, छितवापुर चौकी के अंतर्गत आता है। जब आप रेलवे स्टेशन से उतरकर और हज़रतगंज की तरफ आएंगे तो जैसे ही रोड सीधी होगी मोड़ के किसी मोड़ से मुड़ने के बाद, तो दाहिनी तरफ ये छितवापुर भुइयन देवी का मंदिर है। वहाँ पर महिला कांस्टेबल्स भी और सब लोग घुसे और वहाँ से 2 लड़कों को पकड़ कर ले आए। एक लड़के का नाम विक्रम भोला और दूसरे का नाम मोहित था। उन्हें गिरफ्तार करके थाना हुसैनगंज लाया गया। महिला कांस्टेबल्स ने उन दोनों लड़कियों को और लड़कों को आमने सामने किया। दोनों के सामने एक ही दो, इन दोनों को जानते हो कि नहीं जानते हो? ये कुछ बता रही हैं, सही है कि गलत है? वो दोनों लड़के सिर झुका के खड़े रहे, कुछ भी नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले। बार बार सवाल पूछने पर जब वो बिल्कुल नहीं बोले तो महिला कांस्टेबल्स ने इंस्पेक्टर से कहा कि सर आप अपने कक्ष में जाइए, मुझे हम लोगों को इनसे पूछताछ कर लेने दीजिए। तब तक थाने की तैनात और 2-3 महिला कांस्टेबल्स भी वहां आ गई थीं। लड़कियों ने उनको कान में बताया कि इन दोनों ने क्या क्या किया है। जैसे ही इंस्पेक्टर और जो मेल कांस्टेबल थे वहां से हटे, महिला कांस्टेबल्स जिनकी संख्या 5-6 हो गई थी, उन्होंने खुद से ही स्वतः ही दोनों लड़कों से श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू कर दी। महिलाएं जब अपने पर आ जाएं, और खासकर महिला पुलिसकर्मी, तो आप अंदाज लगाइए कि वो श्रेणीबद्ध पूछताछ किस तरह से कर रही होंगी। थाना आसपास से बहुत ही घनी लोकेलिटी से घिरा हुआ है और थाने के भीतर की चीख पुकार ऐसा नहीं है कि अगल बगल के घर वालों को नहीं सुनाई देती होगी, लेकिन सालों साल से, 50 साल से वो इस चीख पुकार के सुनने की शायद अगल बगल के लोग आदी हो गए हैं। लेकिन फिर भी किसी ने आकर इंस्पेक्टर को उनके कक्ष में बताया कि पीछे लगता है कोई बड़ी पूछताछ हो रही है, काफ़ी देर से चिल्लपो हो रही है। इंस्पेक्टर अपने कक्ष से निकलकर बाहर गए। उनको भी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। वो सीधे वहीं पहुंचे जहां महिलाएं श्रेणीबद्ध पूछताछ 2 लड़कों से कर रही थीं। इंस्पेक्टर ने कहा कि अब तुम लोग दूर हट जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये पुरुष कांस्टेबल्स का काम है। अभी जरा सी ऊंच नीच हो जाएगी तो पूरे थाने को भुगतना पड़ेगा। आप लोग बगल हटिए, हम लोग पूछताछ कर लेंगे। लेकिन महिला पुलिसकर्मी नहीं मानी। वो इंस्पेक्टर के सामने भी पूछताछ का कार्यक्रम और तेजी से चलाती रहीं। बड़ी मुश्किल से उन महिला कांस्टेबल्स को, उन महिला सब इंस्पेक्टर को उन लड़कों से अलग किया गया और ये कहा गया कि आप लोग आइए, पहले बताइए कि बात क्या है, क्या आपकी समझ में आया, क्या ये बता रहे हैं, क्या आप पूछ रही थीं, क्या इनका जवाब था। महिला कांस्टेबल्स ने आकर पूरी बात बताई कि वो क्यों इतना परेशान है, क्यों इतने गुस्से में हैं और इन दोनों ने क्या क्या किया है। जो उन लड़कियों ने बताया उसके हिसाब से हुसैनगंज के छितवापुर चौकी के भुइयन देवी मंदिर के पास श्रीमती डी सिंह अपने घर में सेंट जोसेफ एकेडमी नाम का स्कूल चलाती हैं। उनके पति का भी थोड़े दिन पहले ही देहांत हो गया था। उनके साथ उनकी बहन की 2 लड़कियां और एक लड़का, बाहर से लाई हुई 2 अन्य लड़कियां और ये 2 आसामी लड़कियां उनके साथ रहा करती थीं।
उन्होंने ये भी बताया कि जो बाकी लड़कियां और लड़के रहते थे, श्रीमती सिंह उनको अपने स्कूल में पढ़ाती लिखाती थीं। इसके पहले भी जो इस तरह की लड़कियां या लड़के उनके यहाँ रहते थे, उनको भी पढ़ाया लिखाया और उनमें से दो एक तो अब अच्छी नौकरी भी करने लगे हैं। लेकिन इन दोनों को कतई वो पढ़ाती लिखाती नहीं थीं, घर का सारा काम कराती थीं और इन्हें कभी बाहर जाने नहीं देती थीं। श्रीमती सिंह के घर में चारबाग रेलवे स्टेशन जो वहाँ से पास है, उसके पास की एक लोकेलिटी का एक लड़का जो उन्हीं का पढ़ाया हुआ था, आया करता था, जिसका नाम विक्रम उर्फ भोला था। एक दिन उसने घर में, जब श्रीमती सिंह भी नहीं थी और दूसरी जो मेंबर्स हैं वो भी नहीं थी, तो इन दोनों आसामी लड़कियों में से बड़ी लड़की के साथ मुँह काला किया। फिर धीरे धीरे उसकी आदत सी बन गई। इसी बीच में घर में रहने वाले श्रीमती सिंह के बहन का बेटा मोहित, उसे भी इसकी भनक लग गई और फिर दोनों ने दोनों लड़कियों के साथ कुकर्म करना शुरू किया। एक बार नहीं, कई बार दोनों के साथ दुष्कर्म किया गया और इन्हीं दोनों लड़कों ने किया। इन्हीं दो की एंट्री ही थी उस घर में, बाकी सब महिलाएं थीं। इसी बीच में बड़ी लड़की को यह महसूस हुआ कि शायद वो प्रेग्नेंट हो गई है। उसने ये पूरी बात अपनी छोटी बहन को बताई जो 12 वर्ष की थी। ये दोनों एक दिन सामान लेने ये कभी कभी बाहर जाती थी। अगल बगल दुकानें हैं, बहुत छोटे छोटे अंतराल पर छोटी छोटी दुकानें हैं। उस बहाने से वहाँ निकल कर गईं और भुयन देवी मंदिर के पीछे एक महिला डॉक्टर रहती हैं, जहाँ कभी कभी इनके जुकाम बुखार का इलाज कराने डी सिंह इनको लेके जाती थी। श्रीमती डी सिंह सीधे उनके यहाँ पहुँच गईं। अकेले में उनको पूरी बात बताई कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। डॉक्टर ने चेक करके ये बताया कि हाँ, तुम 3 महीने की प्रेग्नेंट हो। वो दोनों घबरा के वहाँ से सीधे अपनी माँ, जिनको वो मम्मी कहते थे, क्योंकि इन बच्चियों को अपने माँ बाप का पता नहीं था। श्रीमती सिंह के पति आसाम में सेना में पोस्टेड थे और वहीं ये दोनों बच्चे इनके सर्वेंट क्वार्टर्स में, जो वहाँ पर आसपास घरेलू कामकाज करने वाले प्राइवेट लोग होते हैं, उन्हीं के पास ये दो बच्चियाँ बहुत छोटी उम्र से रहती थीं। 3-4 साल की रही होंगी, जिनके माँ बाप का पता नहीं था। उसी सर्वेंट क्वार्टर्स में पली बढ़ी रहीं और जब उनका देहांत हो गया तो श्रीमती सिंह इन दोनों को अपने साथ ले आईं। वो लड़कियां उन्हीं को अपना, जो दिवंगत हो गए श्रीमती डी सिंह के पति, उनको अपना पापा और इनको अपनी मम्मी कहती थी। जब उसको अपनी प्रेगनेंसी का पता लगा तो वो घबरा कर उसने अपनी मम्मी यानी श्रीमती डी सिंह को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और मैंने फलां डॉक्टर से पता किया है। तो उनका ये कहना है। इस पर डी सिंह ने उन दोनों लड़कियों को बहुत मारा। मुझसे क्यों नहीं बताया, सीधे डॉक्टर के पास कैसे चली गई और क्या माजरा है। दोनों लड़कियों ने उन दोनों लड़कों के नाम भी बता दिए। श्रीमती डी सिंह को लगा कि एक बार बाहर गई है, फिर न बाहर चली जाए, तो उन दोनों के बालों को बेतरतीब तरीके से, कहीं बहुत कम कहीं बहुत ज़्यादा, ऐसे काट दिए कि वो बाहर न निकल सकें। दोनों लड़कियां बहुत परेशान थीं। उन पर तगड़ा पहरा लगाया गया कि ये बाहर न जा सकें। लेकिन चूंकि उनकी परेशानी बढ़ रही थी और धीरे धीरे बढ़ रही थी, एक दिन वो भाग के थाना हुसैनगंज पहुंच गई। थाना हुसैनगंज में इंस्पेक्टर को उन्होंने अपनी आप बीती बताई
मैंने बाकी बताया कि महिला कांस्टेबल्स ने उनका मेडिकल कराया, उन्हें पता लगा कि इनकी प्रेगनेंसी है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके थे और उनसे जो पूछताछ हुई थी उससे सारी बात पता भी लग गई थी। पुलिस ने श्रीमती डी सिंह को भी बुलाया, उनसे भी पूछताछ हुई, कड़ाई से पूछताछ हुई, लेकिन तब तक पैरवी करने वालों की भीड़ थाने के बाहर जमा हो गई। श्रीमती डी सिंह ये कहती रहीं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं कतई नहीं जानती कि घर में ऐसा भी कुछ हुआ है। उनसे पूछा गया कि जब इन लड़कियों ने आपको बताया कि इनके साथ ये हुआ है तो आपने क्या किया, आपने किसको सूचना दी, पुलिस को क्यों सूचना नहीं दी? लेकिन बस वही गोल मटोल जवाब उन्होंने इसका दिया और उसके बाद अपने बचाव की तमाम बातें करती रहीं। पुलिस ने 376 में यानी दुराचार में अपराध पंजीकृत करके दोनों लड़कियों का मेडिकल कराया और दोनों लड़कों को जेल भेज दिया। मेडिकल कराने के बाद लड़की को महिला थाने में रखा गया। अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया और ये कहा गया कि इन दोनों को अपने माँ बाप का नाम नहीं पता है, थाने पर इनको रखना उचित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट्स की गाइडलाइंस भी हैं, लिहाजा इनको महिला संरक्षण गृह में रखने का आदेश दिया जाए। कोर्ट ने उन दोनों को महिला संरक्षण गृह में रखने के आदेश दे दिए। वो दोनों महिला संरक्षण गृह भेज दी गईं। आज की घटना, घर में काम करने वाली 2 असमिया लड़कियों के साथ जो हुआ वो अकल्पनीय था। ऐसे घर में जब एक मेल मेंबर यानी मोहित को छोड़कर सारे घर वाले महिलाएं थीं, डी सिंह को इंक्लूड कर लें अगर आप, उनके सहित 2 उनके बहन की लड़कियां, डी सिंह स्वयं और 2 ये लड़कियां, 5 महिलाओं और 1 वो मोहित जिस घर में थी, उस घर में एक बाहरी व्यक्ति और मोहित दोनों मिलकर 2 नाबालिग बच्चियों की अस्मत से खेलते रहे और 1-2 दिन की बात नहीं थी, सालों से खेलते रहे। ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि घर में ये सब कुछ होता रहा, बाकी घर वालों को इसकी भनक नहीं लगी। और जब लुटी पिटी इन दोनों बच्चियों ने अपनी माँ समान, अपनी मुंह बोली माँ से इस बात की शिकायत की कि मेरे साथ ये अनर्थ हुआ और मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो श्रीमती डी सिंह जो पढ़ी लिखी थी, स्कूल चलाती थी, स्कूल की प्रधानाचार्य थी, बजाय इसके कि उनकी मदद करती, पुलिस को इत्तला करती, उनके साथ सहानुभूति रखती, डंडों से उन्हें बहुत पीटा दोनों को और ये कहा कि खबरदार कहीं जुबान नहीं खोलोगी, और बाल इसलिए काट दिए कि बच्चियों को, महिलाओं को अपने बाल से बहुत प्यार होता है। ये बात सभी लोग जानते हैं कि अगर बाल काट दूंगी तुम्हारे शर्म की ये कभी बाहर नहीं जाएंगी। लेकिन उन लड़कियों ने, उन बच्चियों ने, नॉर्थ ईस्ट की उन 2 बच्चियों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। उस जमाने में पॉक्सो एक्ट नहीं था, पॉक्सो एक्ट 2012 में आया। पॉक्सो एक्ट में बहुत गंभीर प्राविधान हैं। एडिंग एंड एबेटिंग ऑफ क्राइम, यानी अगर कोई महिला या पुरुष किसी नाबालिग बच्चे को उकसाता है या किसी पर्पस से ये कोशिश करता है कि वो किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखे, उनके लिए भी सजा का स्पष्ट प्रावधान है, दंड का प्राविधान है।
376 में मुकदमा लिखा और श्रीमती डी सिंह के खिलाफ 120 बी का मुकदमा लिखाया जाना चाहिए था। उन्हें भी जेल भेजा जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि हाई प्रोफाइल महिला थी, एक्स आर्मी मैन की पत्नी थी, स्कूल चलाती थी, बहुत ढेर सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ भेजते थे, सब उनकी पैरवी में उतर आए। पुलिस का उस समय कहना था कि साहब इनके खिलाफ गवाही देने वाला कोई नहीं है। उन दोनों लड़कियों के सिवा और भी लड़कियां जो घर में हैं वो गवाही देने को तैयार नहीं हैं, या वो कहती हैं कि इनको पता नहीं था, इनसे कोई मतलब नहीं है। वो तो कहेंगी ही, क्योंकि उन्हीं के यहाँ रह रही हैं, उन्हीं के यहाँ संरक्षण प्राप्त कर रही हैं, उन्हीं का खाना खा रही हैं, इसलिए वो क्यों गवाही देंगी। जो भुक्तभोगी हैं वही गवाही दे सकते हैं। और ऐसे में जब पुलिस अपने गवाह बनाकर खड़ा कर देती है, पुलिस ने गवाह बनाकर खड़ा करने की भी जहमत नहीं उठाई। लड़कियां महिला संरक्षण गृह में पड़ी रहीं, उन्हें लेने कोई नहीं आया। महिला संरक्षण गृह की जो संचालिका होती हैं, सरकारी होते हैं, काफ़ी दिन बाद उन्होंने कोर्ट को एक एप्लीकेशन दी कि साहब इनका कोई पुरसहाल नहीं है, इनके माँ बाप का पता कराने के लिए आईओ को निर्देशित किया जाए या पुलिस को निर्देशित किया जाए। पुलिस को कहाँ फुर्सत है कि आसाम जाके इनके माँ बाप का पता लगाए। धीरे धीरे 2 साल या 2.5 साल बाद ये लड़कियां भी वहाँ से या तो निकल गईं महिला संरक्षण गृह से, जिसकी संभावना कम लगती है क्योंकि बाहर कोई उनका ठिकाना नहीं था, या महिला संरक्षण गृह में लोगों ने इन्हें भगा दिया। बहुत आम बात है ये कहाँ गई किसी को नहीं पता। और जब पीड़िता ही बाहर हो गई, उसे कोर्ट में जाने का मौका नहीं मिला, तो आप समझ सकते हैं दोनों की जमानत कितनी जल्दी हो गई होगी। मतलब इतनी गंभीर घटना हुई, 2 लड़कियों का शारीरिक मानसिक शोषण हुआ, लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि वो लावारिस थीं। उन्होंने सिर्फ इतनी गलती की थी कि अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो गई थी। और इस तरह की घटनाएं उसी दौर में हुआ करती थी, उसी दौर में संभव था, और इसीलिए उस दौर में अपराध और अपराधी अपने चरम पर थे। महिला संरक्षण गृह के ऐसे किस्से उस जमाने में बहुत आम थे। अभी 2-3 साल पहले बिहार के 4 साल पहले हमारे ख्याल से इस तरह का एक बहुत ही सनसनीखेज कांड का खुलासा हुआ था, जो आपने इंटरनेट पे टीवी पर देखा होगा। सीबीआई ने उसकी जांच की थी और पुराने कंकाल बरामद हुए थे, यानी उन लड़कियों के साथ आज से 15 साल 20 साल पहले भी यही हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इससे सहमत होंगे। एक बात और आज मैं कहना चाहूँगा कि कल भी 2 लोगों ने टिप्पणियाँ की कि साहब ऐसे अपराध के किस्से सुनने का क्या फ़ायदा जिसके अंत का पता ही नहीं है। किसका क्या हुआ, कौन कहाँ गया, छूटा कि नहीं छूटा, कब ज़मानत हुई, कब बाहर आए, लड़की का क्या हुआ, तमाम तरह की बातें लिखी गई हैं, कल आप टिप्पणियों में देख सकते हैं। और मैं बार बार रिपीट करता हूं कि साहब ये 24, 25 साल, 26 साल पहले की घटनाएं हैं। उस समय का कोई डाटाबेस उपलब्ध नहीं है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हर पायदान पर सारा काम मैनुअल लिखा पढ़ी से होता था। इतने पुराने केसेस के जो रिकॉर्ड्स हैं वो थानों में नष्ट हो गए हैं। अदालतों में ऐसे हजारों हजार केसेस बंडल ईयर वाइज और कहीं कहीं मंथ वाइज बंडल बना के उनके रिकॉर्ड रूम में पहाड़ की तरह पड़े हुए हैं। किसको इतनी फुर्सत है कि एक पर्टिकुलर केस के फाइल को निकालकर वो हमको या आपको ये बताए कि इसमें हुआ क्या था।
ऐसा दौर था वो। आज आपको किसी भी क्राइम के, किसी भी ट्रायल के बारे में कोई जानकारी करनी हो, आप एक क्लिक पर पता कर लेंगे किसकी ज़मानत कब हुई थी, कहाँ गया था, उसके बाद फिर वो बेल उसने कब जंप की, कब उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट हुआ, कब कब सुनवाई हुई, फाइनल हियरिंग में क्या हुआ, और पुलिस और कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन उस ज़माने में सब कुछ मैनुअल था। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप बीते हुए कल में खुद को रखकर उस समय की सिचुएशन, उस समय की स्थिति को देखें। कैसे कैसे अपराध हुआ करते थे, कैसे कैसे लोग बच जाते थे। अपराध और अपराधी की मानसिकता, पुलिस की लाचारी और काहिली, ये उसी दौर में देखने को मिलेगी। हालांकि मैं धन्यवाद दूंगा, मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा किस्सागोई परिवार के लोगों का कि इस तरह की ज़्यादातर घटनाओं में फाइनली क्या हुआ, जो लोग वहाँ आसपास के रहने वाले हैं उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा भी है, बताया भी है। मानक नगर रेलवे स्टेशन पर उस लड़की का जिसके बारे में मैंने बताया था कि 12 दिनों तक उसके साथ मोहल्ले के अलग अलग लोग बलात्कार करते रहे। आप देखिए, मानक नगर में उस जमाने में जो लोग रहते थे उन्होंने पूरी बात बताई, उस मोहल्ले के बारे में बताई। और कुछ लोगों ने तो ये तक लिखा कि साहब हमारा बचपन RDSO कॉलोनी में बीता है, उनके पिताजी वहाँ बहुत हायर पोजीशन में रहे होंगे, लेकिन हम लोग कभी भूल के भी इन तीनों चारों मोहल्लों में नहीं जाते थे। मेहंदी खेड़ा और कौन कौन से नाम उन्होंने बताए हैं जो उस समय मैंने आपको बताए थे। अब ये कॉलोनियाँ बड़ी बड़ी वहाँ डेवलप हो गई हैं, लेकिन उस ज़माने में वहाँ लड़कियाँ, औरतें भूल के नहीं जाती थीं। उन लोगों को भी जो हमारे परिवार के, किस्सागोई परिवार के सदस्य हैं, उनको भी अपना बीता हुआ कल, बीता हुआ समय, उस दौर का जो अपराध था वो याद आया और उन्होंने लिखा भी। तो इसको आप कतई ऐसा न लें कि नहीं साहब ये इसमें कोई एंड का पता नहीं लगा इसलिए इसको सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ आपको एहसास कराना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे ज़माने में हैं, कम्युनिकेशन के ज़माने में हैं। बाहर बैठे लोगों से आप बहुत आराम से बात कर सकते हैं, आमने सामने बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। ये फ़र्क था उस ज़माने में और आज के ज़माने में। और दूसरा ये कि हमने शुरू से और पार्ट 300 तक आपको एक एक अपराध, उसका क्राइम नंबर, उसका चार्जशीट नंबर, उसके ट्रायल की स्टेज, कौन कहाँ गया, क्या उसके साथ हुआ, ये सब बताया है। लेकिन इतने पुराने 24 साल 25 साल पुराने केसेस के बारे में मुझे कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है कि मैं आपको बता सकूं। कुछ याददाश्त से, कुछ डायरी में लिखे हुए इंसिडेंट से और कुछ पेपर कटिंग से। मैं भी सुन के कभी कभी जब भी मैं पढ़ता हूँ उन पुरानी चीज़ों को जो मेरी खुद की देखी हुई हैं, मैंने खुद विज़िट किया है। लखनऊ के ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट और हीनियस क्राइम्स, चाहे वो मेरी सर्किल के हों चाहे ना हों, लेकिन मैंने विज़िट किया है सिर्फ इसलिए कि कल को हमारे यहाँ अगर ऐसी घटना हो जाएगी तो हम कैसे उसका अनावरण करेंगे। इतने दिनों बाद उसको पढ़ने पर मुझे भी सिहरन कभी कभी होने लगती है। और आज की इस घटना का भी की भी पेपर कटिंग मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूँगा। आप पढ़ें, आपको अंदाज़ लगेगा क्या था उस समय, और मैं क्यों आपको बाद की बात यानी रिकॉर्ड्स में आगे क्या हुआ नहीं बता पा रहा हूँ। हमारे ख्याल से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।